Hello future officers, welcome to Current Affairs Only YouTube channel. Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने वीडियोस को लाइक किया, रिस्पॉन्स एक अच्छा दिया, कमेंटिंग भी की एंड कीप डूइंग दैट यार guys, keep doing that. Like and comment on the video so that I can know that you guys are finding these videos helpful in your preparation. As there is no other interface for us to interact. इसके अलावा हमारे बीच में कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो प्लीज गाइस लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो as much as possible. The feedback is extremely crucial. Like most of the democracy, this is the real democracy where your participation is sole determinant of which video I will made in the near future. You can contact me through Telegram handle that is Desi Jat or visit our website Current Affairs Only. All links are provided in the description box below. Do like the page, do like the video, do like the channel. Do share it as much as you can because you don't have to be greedy regarding likes and comments and shares. As this is education, it should be completely free for all those who can't afford the expensive coachings. So please make sure to spread the word. Message your queries, I will reply ASAP. What you have to do is ping your query at my Telegram handle, and also you can message in the comment box below. 24th July 2017. The editorial: the boycott ban on Maharashtra's law against social boycott. The editorial from Hindustan Times: India must keep the nuclear energy door open. The Alignment opinion: GSTN and UPI. Goods and Service Tax Network and UPI will help expedite financial inclusion. 25th July 2017. We got articles from the Hindu like the taxing times for the states. It's related to GST. Comment: what's brewing in Darjeeling? The Darjeeling Gorkhaland issue. Alignment opinion: Whys and Hows of Banks Consolidation in India. जो banks के अभी merging हो रही हैं उनके ऊपर एक आर्टिकल ये लिखा गया है. So without getting any more delays, let's start. द हिंदू एडिटोरियल, द बॉयकॉट बैन. जिस तरह से बाकी स्टेट्स में होता है सोशल बॉयकॉट एक सोशल इविल है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी होता है. बट उस इविल को टैकल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आई जिसे कहते हैं महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट एक्ट 2016. अब ये लॉ करेगा क्या? ये लॉ प्रोहिबिट करेगा सोशल बॉयकॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और एनी कम्युनिटी बाय इनफॉर्मल विलेज काउंसिल. अब इसमें इनफॉर्मल विलेज काउंसिल्स का मतलब क्या है? इनफॉर्मल विलेज काउंसिल होती है वो विलेज पंचायत जो कि लोगों ने अपने द्वारा बनाई गई हैं, अपने कम्युनिटी में अपने लोगों को एक सीधा कोर्ट के पास नहीं जाने के बजाय अपने ही लोगों के बीच में सेटल करने के लिए जो पंचायत होती है वो होती है. ये एक सोशल या रिलीजियस कस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं. अगर हम हरियाणा में बात करें या उस एरिया की बात करें तो वहाँ पे खाप पंचायत होती हैं, बाकी जगह पे लोकल विलेज पंचायत होती है. तो ये सब होता है. तो ये सब चीजें, ये जो लोग होते हैं ये अपने लोगों के बीच में एक डर पैदा करके रखते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपका सोशल बॉयकॉट कर देंगे, हम आपका ऑस्ट्रेसिज्म कर देंगे. तो ये सब कहानी है. अब इसमें सबसे जो मेन वर्ड कीवर्ड है वो है बॉयकॉट. बॉयकॉट का मतलब होता है विथड्रॉ फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशंस विद अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन एज अ पनिशमेंट और प्रोटेस्ट. इसका मतलब ये है कि जिसे मैं पसंद नहीं करता हूं अगर वो मेरे सामने है तो मैं उसे बोल देता हूं भैया मैं आगे से तेरे से कभी कोई बात नहीं करूंगा. ये होता है बॉयकॉट का मतलब. अब ये किसी देश से भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के या प्राइवेट एंटरप्राइज से भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन से भी हो सकता है. सोशल बॉयकॉट वही होता है, बॉयकॉट ही होता है, बट एक ग्रुप में जो बॉयकॉट होता है उसे कहते हैं सोशल बॉयकॉट. अब उसमें क्या होता है, एक ग्रुप पूरी ग्रुप है या पूरी की पूरी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया गया है. उन्हें बोला गया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपका सोशल बॉयकॉट कर देंगे. अब ये जो लॉ है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये प्रैक्टिस करते कौन है? इनफॉर्मल कास्ट पंचायत या उस एरिया का जो डोमिनेंट सेक्शन है वो करता है. वो इस सोशल बॉयकॉट को एक हथियार के रूप में यूज करता है कि हम अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ में ये होगा. अब इस लॉ का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? ये लॉ प्रोहिबिट करेगा प्रिवेंशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सोशल और रिलीजियस कस्टम्स. एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में उसका एक हेड है जो कि इनफॉर्मल है, लोगों ने उसे चूज किया है, ठीक है, कि हाँ भाई ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे ये डोमिनेंट सेक्शन हमारे बिलोंग में थोड़ा सा ऊंचे हैं, तो हम इन्हें बोल देते हैं कि ये हमारे गुरु जी, हम इनकी बात मानेंगे. अब ये बंदा बोलता है कि अगर हमारी बात कोई नहीं मानेगा, जैसे मान लो कोई बोलता है कि इस सोसाइटी के अंदर की कोई लड़की है वो किसी बाहर की सोसाइटी के लड़के से शादी नहीं करेगी, यानी लव मैरिजेस अलाउड नहीं है. अगर ऐसा कोई फैमिली करती है या ऐसा कोई करता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में राइट टू मैरिज का एक्ट है आर्टिकल 21 के अंदर कि आपको जिससे जो भी पसंद है आप आराम से शादी कर सकते हो. दैट्स नॉट एन इशू, बट आपकी एक लीगल एज होनी चाहिए. इस सोसाइटी में ये बंदा ये बोल रहा है कि भैया अगर हमारी सोसाइटी की लड़की किसी दूसरी सोसाइटी के लड़के से शादी करे तो हम उसकी पूरी फैमिली को बॉयकॉट कर देंगे.
आर्टिकल 21 के अंदर तो प्रोहिबिट है, बट ये यहाँ पे कर रहा है, तो ये सब चीजें रुक जाएंगी। उसके बाद में क्या होता है कि अब बॉयकॉट का मतलब क्या था, बॉयकॉट एक लेवल पे गया था कि आपके यहाँ पे मतलब शादी होगी तो उसमें कोई आएगा नहीं, आपके यहाँ कोई डेथ होगी तो उसमें कोई आएगा नहीं, आपका सोशल और कमर्शियल टाइज बिल्कुल दूसरी सोसाइटी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इस सब ग्राउंड को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट एक्ट लेके आए हैं। अब इस एक्ट के जो फीचर्स हैं ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, आप वहां इसको देख सकते हैं। सिमिलर लॉ इससे पहले जो बॉम्बे में एक्सो कम्युनिकेशन, ठीक है, अब एक्सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये एक इंस्टीट्यूशनल एक्ट ऑफ रिलीजियस सेंसर यूज्ड टू डिप्राइव, सस्पेंड और लिमिट मेंबरशिप इन अ रिलीजियस कम्युनिटी। ये मैक्सिमम क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर होता है। इसमें सेम टू सेम वही कहानी होती है कि सोशल बॉयकॉट हो जाता है, आप अपने जो सर्टेन राइट्स हैं उसको प्ले नहीं कर पाते। अब जो महाराष्ट्र प्रोटेक्शन पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट एक्ट है वो एक टेम्पलेट है, मतलब कि वो ये बताता है कि अगर महाराष्ट्र में ये लॉ आ सकता है तो बाकी स्टेट में भी लॉ आ सकता है। तो आप इस टेम्पलेट की बेस पे आप अपनी स्टेट में वो लॉ को बना सकते हैं। द बैन ऑफ दिस सोशल बॉयकॉट इज वेरी ब्रेव स्टेप। हम जानते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि अब इस सोशल बॉयकॉट का जो डर लोगों के अंदर पैदा हुआ पड़ा है वो खत्म हो सकता है। The main reason of this unethical and unwanted decision is lack of proper education, superstition। वो ठीक है कि आप अनपढ़ता और अंधविश्वास ये दोनों ही चीजें हैं जिसकी वजह से सोशल बॉयकॉट खत्म नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में इंडिया मस्ट कीप द न्यूक्लियर एनर्जी डोर ओपन, ये नेक्स्ट एडिटोरियल है फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स। और ये जो आर्टिकल न्यूज में है वो इसलिए है कि इंडिया जापान के बीच में बायलैटरल सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ है एंड इट्स अ मेजर माइलस्टोन बिटवीन इंडिया एंड जापान रिलेशंस एंड द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द कंट्री। अब ये न्यूज क्यों जरूरी है, इसका बैक स्टोरी क्या है? इसकी बैक स्टोरी है कि जैसे हमें पता है और मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी इट्स अ डिमांड ऑफ अ टाइम, ऑफ एट प्रेजेंट टाइम। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके एनर्जी नीड्स को पूरा करना है। दूसरे हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलपिंग करनी है तो हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि आगे फ्यूचर जो हमारी जनरेशन उनको सपोर्ट किया जा सके और हमारी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जा सके। तो उन सबके लिए जो सबसे क्रूशियल चीज है वो है एनर्जी। एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे पास जो वो है बहुत ही कम है, ठीक है, कोल है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, उसकी कॉस्टिंग हाई पड़ती है और ये वायबल नहीं है। तो इसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर में सीम एक्सपेंसिव इन टाइम ऑफ लो ऑयल प्राइस एंड कोलैप्सिंग सोलर रेट्स, ठीक है, सोलर के जो पैनल्स बन रहे हैं, सोलर एनर्जी जो है उसको कंज्यूम करने का जो तरीका है वो बहुत, उसकी जो कॉस्टिंग है बहुत कम होती जा रही है। और अभी जो ऑयल क्रैश हुआ है, ऑयल प्राइस में क्रैश हुआ है, उसके बाद भी हमें ये लगता है, हमें पता है कि न्यूक्लियर फिर भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन, बट इट रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट वायबल सोर्स ऑफ कार्बन फ्री बेसलोड पावर, ठीक है, इससे पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। बट हमारे इंडिया में ये डेवलप क्यों नहीं हो पाया है? द बिगेस्ट रीजन है कि इसके इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं। उससे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट हीट व्हिच मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज यूज्ड इन स्टीम टरबाइन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन से एक एनर्जी पैदा होती है जो एक हीट जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो टरबाइन्स है, स्टीम टरबाइन्स हैं, वो बहुत तेजी से घूमते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में इंटरनेशनल सैंक्शन जो है उनमें सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। एनपीटी इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, इन दोनों के ही इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। तो इस वजह से जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो बाकी कंट्रीज ने हमें देने से मना कर दिया है कि वो चाहते हैं कि पहले आप इन दोनों को साइन करो, उसके बाद ही हम आपके साथ ये करेंगे। फिर उसके बाद में जो थर्ड है वो ये है कि इंडिया यूएस ने 2005 में डील साइन की थी। उस डील में ये बोला गया कि आपके जो सिविल और मिलिट्री हैं उन दोनों को खत्म किया जाए, पर हमने ये बोला था कि जो सिविल और मिलिट्री के न्यूक्लियस हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। और हमने ये बोला था कि हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्शन, जो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, आप उनके ऊपर IAEA का सेफगार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अब IAEA का मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो इन सबको देखती है। इसके अलावा हमारे जो खुद का न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ है, ठीक है, इन इंडिया, वो ये बोलता है कि इट प्रोवाइड्स अ सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एंड प्रॉम्प्ट कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ न्यूक्लियर इंसिडेंट्स। इसका मतलब अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर्स अगर हैं, उसकी वजह से कोई लाइबिलिटी होती है तो उसका पूरा खामियाजा न्यूक्लियर इंसिडेंट्स जो हुआ है उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर ऑप्शन है बहुत ही कम हुआ पड़ा है। अब न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है? कि मोस्ट कंट्रीज हैव फाउंड न्यूक्लियर पावर अ ग्रेट बूस्ट इन देयर इकोनॉमीज, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना। चाइना अपने जो रिएक्टर्स है वो दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है कि एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके वो रिएक्टर्स को और बना रहा है, ठीक है।
न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ प्रॉमिस बट इट इज एन ऑप्शन। हाँ, अगर आपके पास में कोई सोर्स नहीं है तो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज द बेस्ट ऑप्शन एट ए टाइम जब एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा उसकी अनसर्टेनिटी है, तो इंडिया मस्ट कीप टू वर्क द न्यूक्लियर डोर ओपन, कि हमें अपने जो दरवाजे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमेशा खुले रखने चाहिए। अब इसमें जापान का इंपॉर्टेंस क्या है? जापान इज द वर्ल्ड लीडर इन सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जापान के अलावा कोई भी दूसरा आदमी नहीं है। अगर रशिया है तो उसके पास भी उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो एक जो 200 मेगावाट की जो एनर्जी है उसको बना सके, उसको प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद में ये है कि जितने भी रिएक्टर्स कहते हैं कि इंडिया यूएस, हाँ अब एक इसमें जो बड़ी बात वो है कि 2005 में जब इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था तो उसमें ये था कि ठीक है हम आपको देंगे, आप हमारी बात मानोगे तो ये सब होगा। बट क्योंकि जितने भी रिएक्टर्स बन रहे हैं जो यूएस से आएंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो यूएस से आएगी, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो जापान का है। तो जब तक इंडिया जापान रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, इंडिया जापान का न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, तो इंडिया यूएस के न्यूक्लियर एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स व्हाई कहा गया है कि इवन रिएक्टर्स दैट कैरी मेड इन द यूएसए लेबल्स हैव रिएक्टर्स कोर्स मेड बाय जापानीज फर्म लाइक तोशिबा एंड हिताची। जब तक जापान के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा, हमारी दोस्ती नहीं बढ़ेगी, तो यूएस के पास इतनी औकात नहीं है कि वो हमारी न्यूक्लियर डील को साइन कर सके। एक्सेप्ट रशिया कोई भी कंट्री नहीं है जो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी को दे सके। अब इसमें जो इशू सबसे बड़ा आता है वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, हिरोशिमा नागासाकी का जो इंसिडेंट था तब से जापान बौखलाया हुआ है, वो नहीं चाहता कि इसके अलावा कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो। और क्योंकि हम एनपीटी और टेस्ट बैन ट्रीटी दोनों की सिग्नेटरीज नहीं है, तो ये चाहता है कि आप दोनों सिग्नेटरीज को साइन करो। तो हम बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे जिसकी वजह से ये होगा कि एनपीटी नहीं तो कम से कम टीबीटी तो साइन हो, ठीक है। अब जो अभी इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील है उसमें ये हुआ था 2005 वाली, इसमें अगर मैं आपको ढंग से बताता हूँ कि अंडर विच इंडिया एग्रीड टू सेपरेट इट्स सिविल एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड टू प्लेस ऑल इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर AEA। मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले की 14 जो फैसिलिटीज हैं वो अंडर IAEA के पास में है, और इन एक्सचेंज यूएस एग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद इंडिया, ठीक है। तो ये सब ठीक है मैं जो है। और उसके बाद में जब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी क्या होती है, ये है कि अ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, चाहे वो सिविलियन के लिए हो चाहे मिलिट्री पर्पस के लिए हो, ठीक है, और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। उसके बाद में आता है NPT, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन ऑब्जेक्ट है कि न्यूक्लियर वेपन्स का मिलिट्री यूज रोका जा सके, ठीक है, उसका सिर्फ पीसफुल यूज हो, और इंडिया इसका भी सिग्नेटरी नहीं है। और जापान यही चाहता है कि इन दोनों ट्रीटीज को हम साइन करें, तभी जापान अपनी जो टेक्नोलॉजी हमें देगा। बट हम जानते हैं कि एनपीटी को साइन करना दैट्स नॉट फिजिबल फॉर अस, तो शायद हो सकता है कि हम टीबीटी साइन कर लें। अब इंडिया जापान की जो न्यूक्लियर डील हुई है उसमें है कि इंडिया जापान का एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी साइन 2016 में हुआ था टोक्यो के अंदर, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब उसको करके आए थे। और इंडिया से इकलौती ऐसी एनपीटी कंट्री है, ठीक है, जिसने एनपीटी नॉन सिग्नेटरी एनपीटी की, जिसके साथ जापान एक सिविल न्यूक्लियर डील में आ रहा है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि हम जो अपने शब्दों पे हैं वो बिल्कुल खरे उतरे हैं, ठीक है। हमने जब कहा था कि हम चाहे एनपीटी साइन नहीं करें, बट हम कभी भी अपनी न्यूक्लियर का मिलिट्री यूज उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, और यही जो गुडविल है इसी वजह से जापान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच में जो रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है, इसका एक जो बेस्ट उदाहरण है या बेस्ट एग्जांपल वो यही है कि उसने हमारे साथ में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि, और इट विल पेव द वे फॉर एनहांस्ड कोऑपरेशन इन एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी। तो हमारे पर जो एनर्जी डिमांड थी वो फुलफिल होने के चांसेस हैं। It will also promote cooperation between the two countries in the development and use of nuclear energy for peaceful purpose on a stable, reliable and predictable basis. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जापान का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया है, उस एग्रीमेंट के कई डायमेंशन हैं, जिसमें पहला डायमेंशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंडिया को एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज एक तो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ठीक है, तो उसकी डिमांड्स को फुलफिल करना, दूसरा हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमें एनर्जी की डिमांड है, और तीसरा इसका जो फैक्ट ये है कि हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं वर्ल्ड के। तो ये सब क्लियर करती है कि हमें एनर्जी की इतनी डिमांड है। सेकंड, ये हमारी जो हाई ग्रोथ रेट है, ठीक है,
वो सिर्फ हमें फायदा नहीं देगी, अगर वो मेंटेन रहेगी तो वो पूरे साउथ एशिया रीजन को भी फायदा देगी। तो ये भी एक कंसर्न है कि अगर ठीक है, जापान ये भी चाहता है कि अगर इसको मेंटेन किया गया तो बाकियों को भी, कंट्रीज को भी फायदा मिलेगा। इसी के बैकड्रॉप में जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि वही इकलौती है जो क्लीन एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा सकती है। अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज पे जाएं और उसके बेस पे हम अपना डेवलपमेंट को देखें तो उससे क्या होगा, एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते, जो बाकी कंट्रीज भी हम नहीं चाहते, जापान भी नहीं चाहती। तो ठीक है, हम अपने जो कन्वेंशनल सोर्सेज को छोड़ के हम न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करें तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट करेगा, हमें फायदा भी मिलेगा। और दूसरा है कि एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वैसे ही कि इंडिया जापान के बीच में जो कॉमन है वो चाइना है, ठीक है। एज चाइना का जो साउथ एशिया रीजन में जो दबदबा बढ़ता जाता है उसको बैलेंस करने के लिए अगर कोई कंट्री है तो वो इंडिया है, और जापान चाहता है कि इंडिया को सपोर्ट किया जाए। दूसरा, चाइना अपनी जगह बढ़ाना चाहता है, जैसे उसने साउथ चाइना इशू ले रखा है, उसने ईस्ट चाइना इशू मार रखा है, उसने इंडो चाइना बॉर्डर पे अपने पंगे कर रखे हैं, और पाकिस्तान के साथ में अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है। तो ये भी एक कंसर्न है दोनों कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए भी और जापान के लिए भी। अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स को साइड पे रखा जाए तो ये जो इंडिया जापान का जो एग्रीमेंट है वो चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ एशियन रीजन में कम करेगा। इंडिया जापान न्यूक्लियर एग्रीमेंट के जो इम्पैक्ट है उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स बता दिए, उसमें आपको चाइना का कंसर्न बताया कि दुश्मन को दुश्मन दोस्त होता है। इसके अलावा जो इंडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडायरेक्ट फायदा जो हमें मिलने वाला है वो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमारी सीट। जैसे आपको बताया कि न्यूक्लियर, हम चाहते हैं कि एनर्जी में हमारी सीट हो, उस सीट के पीछे कई दावेदार भी, जैसे उसमें एक पाकिस्तान भी है। बट एनएसजी के अंदर जो 11 कंट्रीज है उनके अलावा जो जापान है, जापान ने एक ट्रस्ट शो किया है, ट्रस्ट दिखाया इंडिया के ऊपर कि बिसाइड द फैक्ट कि हमने एनपीटीए साइन नहीं किया बट स्टिल हम जो नॉन पॉलिशन है रियल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक हमारी गुडविल क्रिएट करती है मार्केट के अंदर, और ये बताती है कि बाकी कंटेंडर्स नहीं है उस लेवल के कि बाकी इंडिया के, जो इंडिया चाहता है, जो इंडिया का अपने आप को शो करता है वो ठीक है, बेस्ट है, और इंडिया को वो सीट मिल जानी चाहिए। तो ये हमें है, लगता है कि हमें एनर्जी में इस चीज का एक फायदा मिलने वाला है। अब इसके अलावा एक जो बात वो आती है कि हमने अभी तक 12 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिन जो कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हैं वो इस फैक्ट पे डिपेंड करते हैं कि 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट जो जापान कवर करता है वही सब इन सबको सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब अगर आपने जापान के साथ मिला दिया तो आपके पास आधी से ज्यादा पावर तो आपके पास आएगी, क्योंकि जापान न्यूक्लियर एग्रीमेंट का बादशाह है। अब जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो इंडिया यूएस की डील में जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर आंध्र प्रदेश में लगाए गए थे, जो वेस्टिंग हाउस कंपनी के बने हुए हैं, ठीक है, वो रियल में जापानीज कंपनी है तोशिबा, जिसने उसे ओन कर रखा है। तो ये सब चीजें हैं कि इंडिया जापान का हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, तो उसमें 3 तरह के लोग हैं। पहले वो हैं जिन्होंने उस चीज को अचीव कर लिया, अब उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं या पीछे उन्होंने छोड़ दिया। कुछ वो हैं जो उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ वो हैं जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंडीशंस के बीच में। तो जैसे हम बात करते हैं यूरोप, जर्मनी, बेल्जियम, लिथुआनिया, ठीक है, ये जो कंट्रीज है इन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है उसे न्यूक्लियर पावर फेस आउट किया कि हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से हम चाहते हैं कि ठीक है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कम से कम यूज किया जाए। जो एनर्जी ग्रैबिंग कंट्रीज हैं, जो एनर्जी के पीछे भागती हैं, ठीक है, चाइना हो गया, साउथ कोरिया, इंडिया हो गया, वो न्यूक्लियर पावर का एक्सपेंशन करना चाहती हैं अपनी एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए। और कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, वो इन पॉलिसीज, दोनों पॉलिसी के बीच में चलती है कि वो जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां से फेज आउट कर दिया, जहां उसकी जरूरत है वहां उसका एक्सपेंशन कर दिया। जैसे आपको पता है कि जापान वाज अ मेजर जनरेटर ऑफ न्यूक्लियर पावर, बट फुकुशिमा एक्सीडेंट की वजह से उसने भी अपनी न्यूक्लियर पावर्स को कम कर दिया, न्यूक्लियर एनर्जी को कम करना स्टार्ट कर दिया। जापान है अभी तक जो फुकुशिमा इंसिडेंट जो हुआ उसकी वजह से अब उसने अगस्त 2016 के बाद में सिर्फ 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्टार्ट किया है, और बाकी के वो शायद पता नहीं रिज्यूम करेगा या नहीं रिज्यूम करेगा। नेक्स्ट जो ओपिनियन है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क एंड यूपीआई, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि जीएसटी एंड यूपीआई अगर दोनों मिल जाएं, ठीक है, इट विल इनेबल लैंडिंग टू द मच नेग्लेक्टेड एमएसएमई सेक्टर, जिसको पैसा देने से कोई घबराता है या सिर्फ वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है पैसे के लिए। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो उसे पैसा इजीली मिल जाएगा, और इसकी वजह से होगा क्या, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। क्योंकि अगर लोअर जो स्टेट 0 लेवल पे जो कंपनीज है, अगर आप उनको पैसा दोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि उससे नीचे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको इजीली पैसा मिल जाएगा। ये स्मॉल सेक्टर्स है। अब जीएसटी क्या होता है?
जीएसटी इज ए नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसका जो पूरा फ्रेम है कि एक नेटवर्क प्रोवाइड कर देना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना, एक ऑनलाइन आईटी सिस्टम बना के देना, जिसकी वजह से जो कलेक्शन है जीएसटी का, ठीक है, चाहे वो स्टेट से है चाहे वो सेंटर से, दोनों ईजी हो जाए, ठीक है। और एक जो टैक्स पे है उसको भी ईजी हो जाए कि उसको कंफर्म हो जाए कि मुझे इतना पे करना है, मुझे इतना बनना, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो ये सिस्टम प्रोवाइड करवाना है। इसका विजन क्या है? तो इसका विजन है जीएसटीएन वांट्स टू बी एनआईयू, नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो कि जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है उसको एक बैकबोन प्रोवाइड करेगा। और इससे होगा कि इससे ये होगा कि एक तो सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, ठीक है, और पूरा का पूरा कंप्लाई, ऐसा नहीं है कि कोई एम्बिग्यूटी रह गई है, बिल्कुल क्लियर कट है सब कुछ। और जीएसटी जैसे हमने बताया कि ऑल इंडिया सिर्फ एक टैक्स स्लैब है, ठीक है, उसमें कोई इशू है नहीं, तो जिसकी वजह से वन नेशन वन मार्केट का सिस्टम है। और इन सब की वजह से क्या होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। जब सिस्टम पूरा का पूरा क्लियर कट है यार, जो टैक्स पे कर रहा है उसको पता है कि मुझे क्या पे करना है, मुझे कैसे पे करना है, तो इट विल मेक दैट कंप्लायंस कॉस्ट रियली मिनिमम। इसके जो मिशंस हैं ये आप पीपीटीज डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जीएसटीएन क्यों चाहिए? इंक्लूसिवनेस, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसका सपोर्ट करता है, तो ये पूरा स्टार्टा इंक्लूड कर रहा है टैक्स पेइंग के अंदर। सेकंड, एफिशिएंट है क्योंकि क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन है, ठीक है। कमिटमेंट इसका है पूरा, कोलैबोरेशन इसने स्टेट के साथ में, सेंटर के साथ में पूरा कोलैबोरेट कर रखा है। एक्सीलेंस, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जनरेटेड है, तो इस वजह से इनोवेशन है, अकाउंटेबिलिटी है। अब यूपीआई क्या है? यूपीआई इज अ सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स, सेमलेस फंड routing, merchant payments into one stop solution। ना तो आप अगर आपका आईसीआईसी बैंक का तो आपको अलग से आईसीआईसी की ऐप लेने की जरूरत पड़ती है, अगर आपका एसबीबीजे बैंक का तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, एसबीआई तो अलग से लेना पड़ेगा। बट यहाँ क्या होगा कि एक एप्लीकेशन है, उसमें आप बाकी के सभी बैंक्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, उनके सभी फीचर्स एक एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बैंकों के बीच का जो लेन देन है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और इजी मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी है वो भी इस चीज को इजीली अचीव कर सकता है, इसलिए समझ सकता है, ठीक है। यूपीआई क्यों? ये यूपीआई का सीधा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? यूपीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन को सीधी सपोर्ट करती है। इट डिलीवर द फाइनेंशियल सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। और जहां वो फाइनेंशियल, जहां पे सर्विस अवेलेबल है वहां पे इस सर्विस को इजीली अफोर्डेबल बना देगा। ये काम है यूपीआई का। हाउ यूपीआई इज यूनिक? यूपीआई यूनिक है क्योंकि 24/7 काम करता है, 365 डेज काम करेगा। सेकंड है सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है सभी बैंक अकाउंट्स के लिए। तीसरा है क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिस्टम बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम डिटेल्स हैं जो आपको डालनी है, उसके बाद में आपने पासवर्ड एंटर किया और उसके बाद में आपका जो ट्रांसफर फंड जो है वो ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में वर्चुअल लेटर्स होगा हर कस्टमर का, उससे बार बार आधार कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आईएफएससी डालने की पड़ेगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है बिल शेयरिंग, अपने फ्रेंड्स के बीच में आप बिल शेयर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी का जो हैसल है, ठीक है, बार बार एटीएम मशीन पे भागना या उस एग्जैक्ट अमाउंट को लेना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर सीओडी कोई आता है, जैसे आपने कुछ मंगवाया है, फिजेट स्पिनर मंगाया, उसकी कीमत 127 रुपीज है, 123.45 पैसा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सीधा आप वहां से अपने जो यूपीआई जो एप्लीकेशन है वहां पे जाओ, उसको पे करो। सिंगल एप्लीकेशन है, इन ऐप पेमेंट्स है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस चीज को एम्बेड कर सकते हो, तो आपको बार बार मतलब ये नहीं देखना पड़ेगा आपके जो कस्टमर है उसके पास में क्या है, उसके पास कौन सा बैंक है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कौन सा बैंक है, दैट डजंट इवन मैटर फॉर दैट। उसके बाद में पुल एंड पुश नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो ये सब चीजें जो आप बाद में देख सकते हैं कि क्या क्या है जीएसटी। मैंने जैसे आपको जो वीडियो था कि जीएसटी और यूपीआई दोनों के दोनों फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करेंगे, किसके लिए? एमएसएमई के लिए। तो एमएसएमई पे इतना फोकस क्यों? तो इसका रीजन है कि एमएसएमई 8% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी सपोर्ट करता है, मतलब जीडीपी के अंदर 8% जो योगदान है वो एमएसएमई सेक्टर का है। और हमें अब इसमें दिक्कत क्या है कि एमएसएमई को पैसा क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जितने भी एमएसएमईज हैं, यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वो सबके सब अभी अगर रिलाई करते हैं तो इनफॉर्मल लैंडिंग सेक्टर पर रिलाई करते हैं, ठीक है, या फिर अपने छोटे छोटे अपनी फैमिली से, अपने भाइयों से, अपने पापा से पैसा लेकर वो काम स्टार्ट। फिस्मी का एस्टिमेट है कि सिर्फ पूरे जितने भी एमएसएमईज हैं उसमें सिर्फ 5% है जो इंस्टीट्यूशनल फंड के थ्रू पैसा लेते हैं, यानी कि वो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं।
अब पहले तो सबसे पहले देखते हैं फिस्मी क्या है। फिस्मी नए यानी नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, और वो प्लस 8 स्टेट लेवल एसोसिएशन, दोनों इन लोगों ने मिलकर फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बनाया था टू लीड एसएमई इन द रिफर्बिश्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि बढ़ते हुए एनवायरनमेंट के अंदर एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए फिस्मी है। फिस्मी का ट्विन ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करने का तरीका है। सेकेंड, इंडिया में भी एमएसएमईज को सपोर्ट करना, ठीक है, उनके लिए मार्केट बनाना, उनके मार्केट को जो एक्सेस करने का जो तरीका उसे इंप्रूव करना, और अब्रॉड में भी इसका एक प्रमोशन करना या अब्रॉड में भी उस लेवल पर लेके जाना। अब दिक्कत आती है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स पे रिलाई क्यों करते हैं। तो बैंक की एक तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा वो होता है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सेक्शन उनको लोन इजीली नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत ही रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कमी होती है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता तो है, बट उसकी जगह जो लोन्स है वो इजीली दे देता है और उसके बहुत ही कम या ना के बराबर कोलेक्ट्रल रखता है। तो ये रीजन है कि उसके वजह से वो इम्प्रूव करे। अब जीएसटीएन इन सब चीजों को सॉल्व कैसे करेगा? तो जीएसटीएन सबसे पहले कि वो पूरे सिस्टम को ऑनलाइन लेके आए, ठीक है, और ऑनलाइन लेने से क्या होगा, 7 मिलियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड 5 बिलियन इनवॉइसेस एवरी मंथ ये ऑनलाइन आ जाएंगे। अब जब ये इनवॉइसेस रेज होंगे तो पार्टी जो इसको रेज कर रही है वो जब काउंटर पार्टी के पास जाएगा तो काउंटर पार्टी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनवॉइसेस जो है वो ऑथेंटिकेट होंगे, तभी वो आगे प्रोसेस होंगे। अब किसी पार्टी को पैसा चाहिए तो वो जब जीएसटीएन का डेटा लेके बैंक के पास जाती है तो बैंक को ये दिख जाता है कि इस बंदे का कैश फ्लो कितना है, ठीक है, उसने कितना गया, और जिसकी वजह से जीएसटीएन डेटा से सब सिस्टम ऑनलाइन आ जाएगा। तो सामने वाले लेंडर को, बैंक को ये पता लग जाएगा कि आपका रियल में कहानी है कि आपकी औकात कितनी है, आपको पैसा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। फॉर बोरोवर्स द एबिलिटी टू एक्सेस फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उसके यहाँ से पैसा लैंड हो और बोरो के पास जाए तो बोरो की जो रिड्यूस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मैनी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स विल स्टिल रिमेन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ देयर बिजनेस। तो बाकी के एमएसएमईज हैं जो ऑनलाइन नहीं चाहते, जो ब्लैक मनी में काम करते हैं या ब्लैक मार्केटिंग सिस्टम रखते हैं, तो वो जीएसटी के एम्बिट से दूर रहेंगे। अब जो छोटे सेलर्स हैं जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, फ्रूट सेलर्स हो गए, न्यूज़पेपर वेंडर्स हो गए, ठीक है, ये भी धीरे धीरे अपने डेटा ऑनलाइन लेंगे। किसकी वजह से? यूपीआई की वजह से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और पूरी डिजिटल इंडिया की इकोनॉमी की तरफ हम चाह रहे हैं। तो इट विल एक्सेस टू माइक्रो लोन्स, जो छोटे छोटे लोन्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे। जब इनको पता लगा कि यूपीआई की जो इन्होंने इतना डील किया है, इतना डेटा इन्होंने इतना ट्रांजेक्शन किया है, इतना इनका टर्नओवर हुआ है, तो ये सब जीएसटीएन है। एंड द हिंदू एडिटोरियल रिपोर्ट 25 जुलाई 2017, इसमें जो पहला आर्टिकल है वो टैक्सिंग टाइम्स फॉर द स्टेट्स, द आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, और इसके अंदर 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फेडरलिज्म, दूसरा फिस्कल पॉलिसी। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब डिवीजन ऑफ पावर्स होती है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, जो गवर्नमेंट इक्वल लेवल पे है, इक्वल स्टेटस के ऊपर है। इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो है मिक्स्ड फेडरलिज्म और मिक्स्ड कंपाउंड मोड ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो मिक्स मोड है इसमें है कि जो जनरल गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों को सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लेके आ गए हैं। जबकि यूएस में है, यूएस में पूरा स्कैटर्ड है, वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर पे डिपेंडेंट है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो कलेक्शन रेवेन्यू वो कैसे होगा, हम एक्सपेंडिचर किस लेवल पे खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, ये फिस्कल पॉलिसी होती है। अब इसमें जो ऑथर बात कर रहा है वो है फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस जीएसटी की वजह से। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी है क्या। तो जुलाई 1, 2017 में जीएसटी को लेके आए थे। जीएसटी अभी एट दिस मोमेंट 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 एंड ये 122nd बिल अमेंडमेंट बिल है। जीएसटी सिंगल टैक्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक पूरा जीएसटी एक सिंगल सिस्टम के ऊपर बेस काम करेगा, और ये 101 अमेंडमेंट है और 122 अमेंडमेंट बिल है। बिकॉज ऑफ जीएसटी स्ट्रक्चर द स्टेट्स आर नो मोर फिस्कल इंडिपेंडेंट। पहले उनके ऊपर डिपेंडेंसी थे, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट थे, बट अभी जो उनकी इंडिपेंडेंसी वो कर्व हुई है जीएसटी की वजह से। जो स्टेट गवर्नमेंट शेयर इक्वल पार्टनरशिप विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन द पावर टू टैक्स इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम and levy indirect taxes in the form of custom and excise duty. State government were given the sole power to tax the sale of goods and entry of goods into a state.
यहाँ पे स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इक्वल पार्टनरशिप के अंदर है। सेकंड जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे जो भी टैक्स लगाना वो जो पावर है वो स्टेट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन द पावर टू टैक्स इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जो कस्टम्स एक्साइज ड्यूटी लगाएगी वो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। स्टेट गवर्नमेंट को गिवन द सोल पावर टू टैक्स द सेल ऑफ गुड्स एंड द एंट्री ऑफ गुड्स इनटू अ स्टेट। स्टेट के अंदर जितने भी टैक्स लगेंगे वो स्टेट के पास है। और सेंटर और स्टेट के अंदर अगर कोई कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी लगती है वो सेंट्रल के पास है। और जो इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा वो भी सेंट्रल के पास है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। अब जीएसटी काउंसिल क्या है? इट कंप्राइजेस द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। द काउंसिल डिसीजन विल रिक्वायर 3/4 मेजॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वोट्स विल हैव टू वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। जीएसटी काउंसिल के साथ में कंफ्यूजन क्या है? पहला कंफ्यूजन है उसका आर्टिकल 279A। इसमें क्या है कि इसके जो डिसीजंस हैं, काउंसिल का कोई डिसीजन है वो एज ए रिकमेंडेशन आ सकता है। इसके अलावा जो उसका जो डिसीजन है वो एज ए रिकमेंडेशन आ सकता है जिसको मानना पड़ेगा। एंड इसके पास में ये पावर है, काउंसिल के पास में ये पावर है कि अगर कोई डिस्प्यूट उनके मेंबर्स की वजह से उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है तो उसका एडजुडिकेशन भी उन्हीं के पास है। यानी कि आप किसी और के पास अप्रोच करने की बजाय उस काउंसिल के पास ही आपको जाना पड़ेगा अगर आपको कोई डिस्प्यूट अराइज होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्टेट्स ने अपनी पूरी की पूरी जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी है। और जिसकी वजह से अगर अपने लोगों के लिए वो कुछ नया लॉ लेके आना चाहती है तो वो उसके लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, उसे सेंटर के पास जाना पड़ेगा। वी हैव अनदर आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू दैट्स कॉल्ड व्हाट्स डूइंग इन दार्जिलिंग, इट्स रिलेटेड टू गोरखालैंड इशू। तो पहले हम देखते हैं कि क्राइसिस क्या है। तो क्राइसिस है गोरखालैंड मूवमेंट का। गोरखालैंड एक रीजन है मॉडर्न इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर अभी एक रीजन है जिसे गोरखालैंड कहा जाता है। अब गोरखालैंड मूवमेंट है क्या? तो इट्स जस्ट अ मॉरल डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोरखालैंड विद इन द ज्योग्राफी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल्स ऑफ इंडिया। जैसे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ है वैसे गोरखालैंड वेस्ट बंगाल में से अलग करना चाहते हैं। द डिमांड फॉर गोरखालैंड इज अ डिमांड टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड रिच बॉन्ड ऑफ पीपल फ्रॉम दार्जिलिंग रीजन व्हिच दे शेयर विद देयर लैंड। मतलब यह है कि जैसे तेलंगाना अलग हुआ वैसे गोरखालैंड को अलग करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल से। क्यों करना चाहते हैं? रीजन है कि वो अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, हिस्ट्री को बचाना चाहते हैं। ये गोरखालैंड है, इसमें जो रेड डॉट्स हैं ये अपनी डिमांड कर रहे हैं और जो येलो डॉट्स हैं वो अपनी डिमांड करना चाहते हैं फॉर अ सेपरेट स्टेट। तो इसमें अगर देखा जाए गोरखालैंड की तो ये प्रपोज्ड मैप है गोरखालैंड का कि इस तरह से गोरखालैंड कुछ बनेगा जो कि चेंजेस होने के बाद का है। अब गोरखास अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गोरखास होते कौन है? तो गोरखास आर इंडियन सिटीजन्स ऑफ नेपाली ethnicity who live across the length and breadth of India. The term Gorkha in the Indian context is used to differentiate the Indian citizens of Nepali ethnicity from the citizens of Nepal who prefers to be called Nepalis. In short ये है कि नेपाल के जो नेपाल एथेनिसिटी से बिलोंग करते हैं बट इंडिया में रहते हैं उन्हें गोरखा कहा जाता है और नेपाल एथेनिसिटी के लोग जो नेपाल में रहते हैं उन्हें नेपाली कहा जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। अब ये क्राइसिस हुआ क्यों? इतना ठीक है जो चल रहा था गोरखालैंड बंद पड़ा था अभी तक किसी ने लग, बट अब ये दोबारा गोरखालैंड की डिमांड क्यों हुई है? इसका है कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसने बंगाली को कंपल्सरी लैंग्वेज स्कूल्स में कर दिया है और दिस वाज केस ऑफ इंपोजिंग अ लैंग्वेज ऑन पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। इसीलिए वो बोलेंगे जब हमें बंगाली आती नहीं है हम अपने बच्चों को बंगाली क्यों सिखाएंगे जबकि हम नेपाली बोलना चाहते हैं या नेपाली एथेनिसिटी से बिलोंग करते हैं या हमारा कल्चर ही बिल्कुल अलग है। दैट्स द रीजन कि ये क्राइसिस दोबारा आया है। अब रीजन फॉर रिसर्जेंस, अब इसका जो बैक स्टोरी है वो ये है कि 1947 से दार्जिलिंग केलांगपंग रीजन हैड रिमेन्ड अंडर द थंब ऑफ वेस्ट बंगाल डिस्पाइट नो सब्सटेंटिव प्री पार्टीशन एविडेंस टू सपोर्ट वेस्ट बंगाल्स टेरिटोरियल क्लेम टू दिस रीजन। Bengal has always held a parochial, colonial, and discriminatory attitude towards the proposed Gorkhaland region, continues to do so. Bengal हमेशा गोरखालैंड को दबाता रहा है, ऐसा वो बोलता है। डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है उनका, कॉलोनियल एटीट्यूड है उनका और जिस वजह से गोरखालैंड चाहता है कि हम इनसे अलग होना है। और कल्चर डोमिनेंस भी है बंगाल का, ठीक है, उस रीजन के अंदर। दैट्स वो कहते हैं कि ये दो कम्युनिटीज का आपस में भिड़ंत है, इससे बढ़िया कि हमें अपनी अलग जगह दे दो, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के केस में हुआ था। Let's see about the economical importance of गोरखालैंड। एस्टिमेटेड 1500 करोड़ का इसका मार्केट है टी इंडस्ट्री का, जो भी उसमें भी कई गार्डन्स ऐसे हैं जो
लो वेजेस होने की वजह से बंद हो चुके हैं, जबकि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी 1800 करोड़ पर एनम की है। टूरिज्म में भी 40 करोड़ पर एनम टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जबकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया और कुछ भी नए टूरिस्ट को कोई नया टूरिस्ट स्पॉट डेवलप नहीं किया। 40 करोड़ इन्होंने अभी दिए हैं, मतलब अभी तक का मार्केट है, और जो कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है वो 500 करोड़ पर एनम की है। टिम्बर फॉरेस्ट की बात करूं तो इसकी करंट कैपेसिटी अब करंटली वो 100 करोड़ पर एनम पे, एक्चुअल कैपेसिटी 200 करोड़ पर एनम पे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भी गोरखालैंड को इतना इंपॉर्टेंस जितना देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए, वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो दैट्स द रीजन की क्राइसिस जो है वो चल रहा है, गोरखालैंड का जो इश्यू है वो चल रहा है। हाइडल पावर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन वाज इन शिटामुंग डार्लिंग इन 1897, करंटली उस पर कोई भी एफर्ट नहीं किया गया है और एक्चुअल कैपेसिटी उसकी 100 करोड़ अ मंथ की है। फ्लोरा फॉरेन की बात करें तो वहां पे कुछ भी नया नहीं है, जबकि उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 400 करोड़ की है। अगर वहां पे डेवलपमेंट किया जाता है तो 400 करोड़ पर एनम का वहां पे का मार्केट है। बॉर्डर ट्रेड की बात करें तो अभी तक उस पर कोई भी ज्यादा फोकस नहीं होने की वजह से करंटली वो नेग्लिजिबल है, जबकि उसकी एक्चुअल कैपेसिटी चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत से 1000 करोड़ पर एनम है। तो दिस इज द रीजन की गोरखालैंड के जो इशू चला रहे हैं वो ये बोलते हैं कि जब हमारी इतनी कैपेसिटी और हमारे पे यहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाए तो व्हाई शुडंट वी क्रिएट अनदर स्टेट। लाइव मिनट का अगला ओपिनियन जो है वो है वाइज एंड हाउस ऑफ बैंक कंसोलिडेशन इंडिया। अभी जो बैंकिंग में मर्ज हुआ, जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई बैंक्स को अपने अंदर मर्ज कर लिया है, तो उसी के ऊपर एक इशू है जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई का एट प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, अनशेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उसके नीचे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए, प्राइवेट बैंक्स आ गए, फॉरेन सेक्टर बैंक्स आ गए, रीजनल आरबीआईज आ गई, एसबीआई एसोसिएट्स हैं, अदर नेशनलाइज्ड बैंक हैं, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। बैंक्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं which have been included in the second schedule of RBI Act 1934. They are categorized as follows: public sector banks, private sector banks, foreign banks. पब्लिक सेक्टर बैंक्स पब्लिक सेक्टर पब्लिक ओन्ड होते हैं, प्राइवेट जो आईसीआईसीआई बैंक हो गए, ईडीबी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, फॉरेन बैंक सिटी बैंक जो आउट ऑफ इंडिया, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. In order to include under second schedule of the RBI Act, banks have to fulfill certain conditions such as paid up capital reserves of at least 0.5 million and satisfying the RBI that its affairs are not being conducted in a manner prejudicial to the interest of its depositor. इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर सेकंड शेड्यूल में आपको आना है तो you have to fulfill certain conditions, जिसमें पहली कंडीशन ये है कि आपको 0.5 मिलियन का कैपिटल रिजर्व आपको एटलीस्ट पेड अप कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में आरबीआई को ये दिलासा दिलाना पड़ेगा, आपको ये उसको बताना पड़ेगा कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के फेवर में है, उसके अगेंस्ट में नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोस व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 3 सच बैंक्स इन द कंट्री। तो अभी जो नया एक्सपेरिमेंट आरबीआई कर रही है वो है 3 टियर स्ट्रक्चर। टियर 1 जिसमें 3 to 4 ग्लोबल साइज बैंक होंगे जैसे एसबीआई, टियर 2 जिसमें 10 to 12 स्टेट ओन्ड बैंक्स होंगे, और टियर 3 लार्ज नंबर ऑफ रीजनल एंड लोकल बैंक्स होंगे। और अगर हम अननोन सोर्सेज से फ्यूचर मर्जर्स की बात करें तो ओरिजिनल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक विल बी मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। सेकंड है यूनियन बैंक विल एब्सॉर्ब IDBI बैंक लिमिटेड, सेंट्रल बैंक एंड देना बैंक। सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक विल बी मर्ज्ड विद कैनरा बैंक। और बैंक ऑफ इंडिया विल ग्रो बाय मर्जिंग आंध्र प्रदेश आंध्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड विजय बैंक। So guys, this is the end of editorial discussion from 24th and 25th July. If you like this video, do hit the like button, do comment in the comment section. If you like or thank me for making this video or anything like that, do comment guys, do comment, and subscribe to Current Affairs Only YouTube channel to get notified of future videos, and also hit the bell icon near the subscribe button. Do spread the word like wildfire. Don't feel greedy, because there are many people who don't have access to formal education and they cry for help in those remote areas where only internet is available and nothing else. So it's time for little revolution in preparing for IAS. Thank you guys. Thanks a lot.